जिसमें लास्ट में हमने बात की थी सूचक की, और सूचक के बाद बात की थी पीएच स्केल। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूचना देने का काम करते हैं कि कहाँ पर अम्ल उपस्थित है या कोई दिया गया विलयन है वो क्षार है। सूचक दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक दूसरे है कृत्रिम। प्राकृतिक में कौन सा आ जाएगा? हल्दी आ जाएगा, लिटमस पेपर आ जाएगा, या फिर गुड़हल का पुष्प आ जाएगा। और कृत्रिम में कौन से आते हैं? फेनोप्टेलिन और मेथिल ऑरेंज। लिटमस जो पेपर है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो वो एक लाइकेन पादप से प्राप्त किया जाता है जो कि थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। लाइकेन वाकई में क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। जब लाइकेन है उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र, तो वो बैंगनी कलर का होता है और उसको दो कलर में परिवर्तित कर दिया जाता है, लाल और हरा। वो अम्ल के साथ उपचारित करके और या क्षार के साथ उपचारित करके परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद पीएच स्केल की बात की थी। पीएच स्केल है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, यानी कि अम्लों की या क्षारों की सामर्थ्य, प्रबलता या दुर्बलता का मापन है वो किसकी सहायता से किया जाता है? पीएच स्केल की सहायता से किया जाता है। 0 से कहाँ तक चलती है? 14 तक चलती है। 0 से 7 के मध्य पीएच वैल्यू किसकी होती है? अम्लों की, एसिड की। और 7 से 14 के मध्य किसकी होती है? क्षारों की। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 है उसका वो उदासीन होता है। पीएच स्केल का विकास है या निर्माण किया था सोरेनसन ने 1909 में। पीएच स्केल है, इसमें H+ आयन की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू कम होगी, और H+ आयन की सांद्रता कम है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर H+ आयन की सांद्रता कम है तो किसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी? OH- आयन की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी और उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। पीएच स्केल में हमने ये बात की थी कि 0 से लेकर कहाँ तक चलती है? तो 0 से लेकर 14 तक चलती है, और इसका मिडिल पॉइंट कौन सा होता है? 7 आधेटा। ये जो सांद्रता है या फिर संख्या है वो किसकी है? H+ आयन की, और ये जो संख्या है वो किसकी है? OH- की। अगर आप यहाँ देखोगे 0 के अड़ोस पड़ोस है H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है, ये बॉक्स बड़ा है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो ये बॉक्स कम होता जाता है, यानी कि H+ आयन की सांद्रता घटती जाती है। और यहाँ जाते ही देखते हो कि OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होती जाती है। तो इसका मतलब है कि 7 से 14 तक किसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी? क्षार की। और 0 से 7 तक किसकी हो जाएगी? अम्ल की। 7 वाले का क्या होगा? तो 7 वाला हो जाएगा उदासीन। अब अगर किसी अम्ल को पानी में मिलाया जाता है और पानी में मिलाने पर H+ आयन की संख्या बहुत ही ज्यादा हो या H+ आयन बहुत ही ज्यादा मुक्त हो रहे हो, तब उस अम्ल को कहा जाता है प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर उसको क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन सा होगा? अगर H+ आयन की सांद्रता अधिक हो। जैसे ही किसी को पानी में डाला, जैसे HCl है, इसको पानी में डालते ही कौन सा आयन बनेगा? H+ और कौन सा बनेगा? Cl-। इसको कहा जाता है आयनित हो जाना। इसको क्या कहा जाता है? आयनित हो जाना। तो अगर कोई अम्ल पानी में डाला जाता है, जल में मिलाया जाता है और जल में वो पूरी तरह से आयनित हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए, या फिर हम कहें कि H+ आयन की सांद्रता बहुत ही ज्यादा हो, H+ आयन की संख्या बहुत ही ज्यादा हो, तब उसे कौन सा अम्ल कहा जाता है? प्रबल अम्ल। और अगर H+ आयन की सांद्रता कम हो, संख्या कम हो, तब उसको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है, दुर्बल अम्ल। किसकी संख्या कम होनी चाहिए? H+ आयन की सांद्रता है वो क्या होनी चाहिए? कम। आयन की सांद्रता कम होनी चाहिए, या फिर हम कहें कि वो जब पानी में डाला जाए तो पानी में कैसा होना चाहिए? आंशिक आयनित होना चाहिए। आंशिक आयनित का मतलब ही है कि H+ आयन है उसको कम रिलीज करे, कम मुक्त करे। अब कुछ तो क्या है कि जैसे ही पानी में मिलाते ही हाइड्रोजन आयन है उसको छोड़ देते हैं कि लो भाई हाइड्रोजन आयन निकलो तुम। और कुछ है वो क्या करते हैं? आपस में बंधे रहते हैं, पानी में डालने के बाद भी हाइड्रोजन आयन थोड़े बहुत है वो छोड़ते हैं, ज्यादा नहीं छोड़ते। तो ज्यादा छोड़ने वालों को क्या कहा जाएगा? प्रबल अम्ल। और कम छोड़ने वालों को क्या कहा जाएगा? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो एक ये HCl है, ये कैसा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फिर H2SO4 कौन सा अम्ल होगा?
सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी एक परबल अम्ल है। या फिर HNO3 कौन सा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल। ये परबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं। इनको पानी में डालते ही ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? आयनित, पूरी तरह से अलग अलग हो जाएंगे। H+ अलग हो जाएगा, Cl- है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दुर्बल अम्ल कौन से आ जाएंगे? तो दुर्बल अम्ल है आपके CH3COOH। कौन सा अम्ल है ये एसिटिक अम्ल है। या फिर H3PO4, ये भी एक अम्ल है, इसको कहा जाता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? फास्फोरिक अम्ल है। ये फास्फोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो अपन पीते हैं कोका कोला, मिरिंडा, थम्स अप, बड़ा ही अड़ा कहीं है, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मतलब मृदु पेय पदार्थ, इनको कहा जाता है मृदु पेय पदार्थ। तो वो थोड़े खट्टे होते हैं, खट्टापन और जो उनका तीखापन है वो किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। कोका कोला, मिरिंडा, चलो कुछ तूफानी करते हैं, ऐसे वो फर्जी ऐड आते थे, माउंटेन ड्यू। तो ये जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, H3PO4। और ये कैसा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होंगे, अगर शरीर के ऊपर गिर गए तो शरीर को क्या कर देंगे? जला देंगे। दुर्बल अम्ल है वो इतने नुकसानदायक नहीं होते, हालांकि इनकी भी ज़्यादा मात्रा है वो नुकसानदायक होती है, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं? एसिडिक अम्ल है उसका प्रयोग खाने में कर लेते हैं, या फिर फास्फोरिक अम्ल पीने में यूज़ कर ही लेते हैं। ऐसे ही अगर किसी क्षार को पानी में मिलाया जाए, जैसे NaOH है, इसको पानी में मिलाते ही ये किस में टूट जाएगा? Na+ और कौन सा आयन बनाएगा? OH- है। तो अगर कोई क्षार या क्षारक पानी में मिलाया जाता है और वो पूरी तरह से आयनित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए? आयनित हो जाए, पूरी तरह से टूट जाए, या फिर आप कहें कि जो OH- आयन है इनकी सांद्रता क्या हो? ज्यादा, सांद्रता अधिक हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा OH- आयन रिलीज कर रहे हो, मुक्त कर रहे हो पानी में डालते ही, तब उसको क्या कहा जाता है? प्रबल क्षार। तब उसको कौन सा क्षार कहा जाता है? प्रबल क्षार कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। क्षार या फिर इसको क्षारक कहेंगे। अब पानी में मिक्स हो रहा है तब तो वो क्या कहलाएगा? क्षार, और पानी में मिक्स नहीं होता तब तो वो क्या कहलाता? क्षारक कहलाता। ठीक है, तो सभी क्षार है वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। और अगर किसी को पानी में डाला जाए और पानी में वो बहुत ही कम OH- आयन है वो रिलीज करे, तब उसको क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षारक कहा जाता है। यानी कि OH- आयन की सांद्रता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सांद्रता है वो कम होनी चाहिए, तब उसे कौन सा क्षार कहा जाएगा? दुर्बल क्षार कहा जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कैसा होना चाहिए? आंशिक आयनित होना चाहिए। पूरी तरह से आयनित नहीं होके कैसा हो? आंशिक आयनित हो, तब उसको दुर्बल क्षारक कहा जाता है। प्रबल क्षारक का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक हो जाएंगे। यहाँ पर दुर्बल क्षारक कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे MgOH ऑल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर NH3OH है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। और प्रबल क्षारक में कौन सा हो जाएगा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक और ऐड कर सकते हो इसमें CaOH ऑल ट्वाइस, कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रबल क्षारक की श्रेणी में आते हैं। प्रबलता और दुर्बलता का मापन है, या अम्लों की शक्ति का मापन और क्षारों की शक्ति का मापन किससे किया जाता है? H+ आयन की सांद्रता से। H+ आयन की सांद्रता ज्यादा है तब तो वो होगा प्रबल अम्ल, और H+ आयन की सांद्रता कम है तो वो क्या होगा? दुर्बल अम्ल। और अगर OH- आयन की सांद्रता ज्यादा है तो प्रबल क्षार, और OH- आयन की सांद्रता कम है तो वो क्या होता है? दुर्बल क्षार होता है। तो लिखिए इसमें अम्लों अम्लों की अम्लों की शक्ति
अम्लों की शक्ति H प्लस आयन, अम्लों की शक्ति H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन को और क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, H प्लस आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि कोई अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाए, जल में पूर्णतः आयनित हो जाए, जल में पूर्णतः आयनित हो जाए अथवा हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में, ऐसे लिख दीजिए, हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में मुक्त करें, हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में मुक्त करें तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, मुक्त करे तो वह प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। अगला पॉइंट लिखिए, यदि कोई अम्ल जल में आंशिक आयनित हो, यदि कोई अम्ल जल में आंशिक आयनित हो अथवा कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त करें, कम संख्या में हाइड्रोजन आयन मुक्त करें तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है, तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक अम्ल और H3PO4 कौन सा हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल H3PO4। यहाँ नोट लगा के लिख दीजिए, नोट लगा के लिखिए, मृदु पेय पदार्थों जैसे कोका कोला, मृदु पेय पदार्थों जैसे कोका कोला का खट्टा व तीखा स्वाद, कोका कोला का खट्टा व तीखा स्वाद
फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। मृदु पेय पदार्थ जैसे कोका कोला का खट्टा व तीखा स्वाद फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है। अगला लिखिए, यदि कोई क्षारक जल में पूर्णतः आयनित हो जाए, यदि कोई क्षारक जल में पूर्णतः आयनित हो जाए, अथवा अधिक संख्या में OH माइनस आयन मुक्त करें, अधिक संख्या में OH माइनस आयन मुक्त करें तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, जैसे NaOH, KOH आदि। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बार बार नाम पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखने के बजाय आप NaOH और KOH लिख देकर चलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि NaOH मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला बिंदु लिखिए, यदि कोई क्षारक जल में आंशिक आयनित हो अथवा कम संख्या में OH माइनस आयन मुक्त करें, दुर्बल क्षारक कहलाता है। दुर्बल क्षारक कहलाता है। तो अपने मारवाड़ी को लोठो कौन पढ़िया करे, केती जगीवड़ा है घणो बोलिया करे तो लागे कि वो लोठो है, और एक आदमी चुपचाप यहाँ बैठो है तो बिन ठा पड़ेगा कमजोर आदमी है। तो हैगो घणो कौन बोलिया करे, जब घणो OH माइनस आयन या फिर घणो के रिलीज कर दे H प्लस आयन, तो वो घणो बोलिया करे तो वो लोठो है, बिन के दिनो परबल। और जब थोड़ो बोलिया करे, घना शब्द है बे यूज करे को नहीं है, चुपचाप बैठो रहा करे, तो वो कड़ो जी दुर्बल हो जी, कमजोर हो जी। परबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब क्या हो जी, कमजोर। तो इसका एग्जाम्पल लिख दो, MgOH सॉल्ट वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आ जाएंगे अपने दुर्बल क्षारक में। तो प्रबलता और दुर्बलता का मापन H प्लस आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी से क्या बनाई जाती है, pH स्केल। और pH वैल्यू आपको काफ़ी पदार्थों की पूछी जाती है, अपने अड़ोस पड़ोस में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी क्या क्या pH वैल्यू होगी। तो कल एक लंबा चौड़ा हमने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने 84 कोस दूर समुद्र से, तो सबसे पहला क्या आ जाता है, देखिए ये क्या है, तो ये है अपने कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान।
कुछ सामान्य पदार्थों का क्या है, पीएच मान है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम पदार्थ, और फिर उनका लिख देंगे पीएच मान, और एक उनकी साथ में हम प्रकृति भी लिखेंगे कि उनकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब है कि वो अम्लीय होंगे या फिर क्या होंगे, क्षारीय होंगे, ये साथ में लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि 84 कोस दूर समुद्र से, तो सबसे पहला कौन सा आ जाता है, सी वाटर। सी वाटर या फिर हम कहेंगे इसको समुद्री पानी, समुद्री जल। और कितने कोस दूर से, 84 कोस, यानी कि 8.4। और 8.4 है तो बताओ ये अम्ल होगा या क्षार होगा, ये क्षार होगा, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो 84 कोस दूर समुद्र से 7 घड़े पानी लाओ, तो पानी कितना ला रहा है, 7 घड़े। तो अगर हम शुद्ध पानी की बात करें, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल है उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल वो कैसा हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा या फिर नोटल हो जाएगा। उसके बाद 64 घड़े दूध लारे लाओ, तो दूध, एक तो दूध लाना है और एक लारे लाना है, लारे मतलब लार, तो दूध और लार, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4, 6.4। अब बताओ क्या होगा, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, ये भी अम्लीय हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, अम्लीय। फिर पिलाओ 22 से 24 गिलास नींबू शिकंजी, तो नींबू शिकंजी पिलानी है तो सबसे पहले नींबू 22 गिलास, 22 से 24, तो 22 यानी कि 2.2, लगभग 2.2 होता है इसका, 2.2 से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो लगभग 2.2 लिखते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। फिर आ जाता है शिकंजी, तो शिकंजी मतलब सिरका, तो सिरके का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, सिरका मतलब विनेगर या एसिटिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू होता है 2.4। और प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, इसकी प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय। तो इतो करने में आवेला 74 गड़ा खून का आंसू और 6 गड़ा पेशा, तो खून मतलब रक्त, इसी के साथ ही लिख देते हैं हम, रक्त। रक्त कितना है, 74 गड़ा यानी कि 7.4। बताओ इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। हालांकि उदासीन के करीब है लेकिन फिर भी कैसी है, क्षारीय। और फिर क्या हो जाएगा, आंसू, आंसू कितना हो जाएगा, 7.4। और इनकी भी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और फिर क्या आ जाएगा, 6 गड़ा पेशाब, और पेशाब मतलब मूत्र, और मूत्र की पीएच वैल्यू कितनी है, 6.0, और प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो ये तो जो पीएच वैल्यू लगभग पूछी जाती है हमें, कि अलग अलग परीक्षाओं में जब भी पूछी गई है तो इतनी ही पूछी गई है। कुछ एक पीएच वैल्यू और है एक्स्ट्रा में, तो ये ऊपर वाला लिख दिया है या थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, और मूत्र के बाद एक तो आपके आ जाता है जठर रस। अच्छा, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी लगभग होती है 0.5 से लेकर 1.2 तक, 1.2 तक होती है। और ये कैसा है, तो ये अम्लीय है। उसके बाद NaOH, NaOH मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी होती है लगभग 14 के पास होती है, तो लगभग कितनी हो जाएगी, 14। और प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। और एक और आ जाता है आपके MgOH होल ट्वाइस, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच वैल्यू होता है 10 होगा, तो ये प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी क्षारीय हो जाएगी। तो इतने ही पीएच मान है वो अपने को ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं।
तो ये इन तीनों को छोड़कर बाकी तो सारे के सारे अपने किस में आ जाते हैं, उस ट्रिक में आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। याद नॉर्मली क्या है कि कुछ चीज़ें रटनी होती है तो उनको हम जोड़ जोड़ के रटते हैं, तभी अपने को इजी याद रहता है। तो 84 कोस दूर समुद्र से 7 घड़े पानी लाओ, फिर 64 घड़े दूध लारे लाओ। ठीक है। अब ये थोड़ी अजीब लगती है, इतनी बड़ी बड़ी लिखने में, बहुत लंबी चौड़ी है, लिख लो अपने कहीं पर। हाँ लिखो 84 कोस दूर समुद्र से, 84 कोस दूर समुद्र से 7 घड़े पानी लाओ। 84 कोस दूर समुद्र से 7 घड़े पानी लाओ, फिर 64 घड़े दूध लारे लाओ। 64 घड़े दूध, 64 घड़े दूध लारे लाओ। अब लारे जरूर लिखना, लारे मतलब पीछे होता है। ठीक है। और लारे से हम यहाँ क्या सेट करेंगे, लार। तो 64 घड़े दूध लारे लाओ, फिर पिलाओ 22 से 24 गिलास नींबू शिकंजी। 22 से 24 गिलास नींबू शिकंजी। बाईस से 24 गिलास नींबू शिकंजी। तो इतो करने में आवेला, तो इतो करने में आवेला 74 घड़ा खून का आंसू, 74 घड़े खून के आंसू व 6 घड़े पेशाब। खून के आंसू व 6 घड़े पेशाब। तो इसमें जितनी अपने पूछी जाती है वो क्या आ गई, सारी आ गई, जितने भी पीएच वैल्यू पूछे जाते हैं। अब ये जो पीएच स्केल पढ़ा है, इस पीएच स्केल का कोई दैनिक जीवन में महत्व है कि नहीं है? तो इसका दैनिक जीवन में भी महत्व है, अलग अलग जगह है। तो हम अगला लिखेंगे पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। कितना महत्व है दैनिक जीवन में, इसका उदाहरण एक ले सकते हो कि 2012 में रीट का पेपर हुआ था, 2012 में था या फिर उसमें 11 में पेपर हुआ था, और उसमें एक प्रश्न आया था कि मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। पहले उन्होंने उत्तर कोई दूसरा माना, जिप्सम नहीं माना, और जिप्सम नहीं माना तो काफ़ी लोग हैं वो उस उत्तर से सेलेक्ट हो गए, नौकरी ले ली। फिर कुछ चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में गए, लड़ाई लड़ी, और वापस उत्तर क्या करवाया? जिप्सम। अब जिप्सम करवाया तो रिजल्ट रीसफल हो गया, रीसफल हुआ तो कुछ और नए सेलेक्ट हो गए, और नए सेलेक्ट हो गए। अब पुराने वालों को निकालना नहीं है तो नए वालों को और ले लिया। और फिर क्या, एक दो प्रश्न ऐसे और थे जिसमें गड़बड़ था तो उनके लिए भी कोर्ट गए और फिर रीसफल हुआ। तो लगभग भर्ती जितने की थी उससे 1.5 गुना ज़्यादा और उसमें सेलेक्ट हो गए थे, और वो 2015-16 तक उनको ज्वाइनिंग मिलती जा रही थी लास्ट, मतलब इतना लफड़ा हुआ था। तो ये भी क्या था, पीएच में का दैनिक जीवन में महत्व था कि मृदा है, अगर मृदा का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाए, भाई 7 से ज़्यादा हो जाए तो मृदा कैसी हो जाएगी? क्षारीय, और क्षारीयता का उपचार हम किससे करेंगे? जिप्सम से। अलग अलग जगह है, जैसे सबसे पहला जो आ जाता है वो है पौधे व पशुओं का या जंतुओं का, पशुओं का पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पीएच के प्रति क्या है? संवेदनशीलता। इसमें हम क्या देखते हैं कि हर पादप या हर जीव है वो एक फिक्स पीएच रेंज के बीच में ही काम करता है। जैसे हमारी बात करें, मानव है या हमारा जो शरीर है, वो शरीर कितने पीएच के बीच में काम करेगा? अगर हमारे अड़ोस पड़ोस की या शरीर के अड़ोस पड़ोस की पीएच है वो कितनी हो? 7 से लेकर 7.8 तक हो। इसी रेंज के बीच में हमारा शरीर है वो काम करता है।
अगर इससे पीएच है वो ज्यादा या कम हो जाए तो हमारे शरीर के लिए वो क्या होता है, हानिकारक होता है। अच्छा, समुद्री पानी में नहाने से त्वचा फट जाती है, ऐसा क्यों? स्किन है वो फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर है वो कितने पीएच के बीच में काम करता है, 7.8 तक। अगर इस 7.8 से ज्यादा हो जाए तो नॉर्मली हमें पता है कि समुद्री पानी है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8.4 होता है, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ऐसे ही अलग अलग सजीव है उनके लिए भी यही होता है कि उनके लिए अलग अलग सजीवों के लिए थोड़ी सी रेंज ऊपर नीचे होती है, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग रेंज कौन सी है, 7 से लेकर 7.8 है, इतने के बीच में ही काम करते हैं। अगर आप मिट्टी में किसी जीवों की बात करें तो उनके लिए भी पीएच रेंज यही रहेगी। पानी के अंदर कोई सजीव है और पानी के अंदर आपने एसिड डाल दिया है, तो पानी के अंदर एसिड डालने के कारण वो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वो पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील। उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है अपना दंत क्षय, जिसको टूथ डिके कहा जाता है। हमारा दांत है वो किसका बना होता है, इनेमल का। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो क्या है, इनेमल। किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, इसका बना हुआ है और बहुत ही कठोर है। नॉर्मली हमारे लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.4 होती है, हालांकि है तो कैसी, ये अम्लीय है। अब जब हमने खाना खाया है और खाना कुछ दांतों के बीच में फंस गया है और वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उस खाने पे काम करेंगे, और काम करेंगे तो क्या होगा कि अम्ल की उत्पत्ति होगी, और अम्ल की उत्पत्ति होने के कारण ये जो पीएच वैल्यू 6.4 थी लार की, इस पीएच वैल्यू की अगर क्या हो जाए, ये जो 6.4 है ये कितने से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए। कितने से कम हो जाए, 5.5 से। तो जो हमारा इनेमल है ये क्या हो जाएगा, ये टूटने लग जाएगा, घिसने लग जाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दंत क्षय या टूथ डिके। दांत है वो ऊपर से घिसने लग जाएगा, इनेमल टूटने लग जाएगी, दांत है वो घिस के और खराब होने लग जाएगा, क्षरण होने लग जाएगा, दंत क्षरण या दंत क्षय कहते हैं। इलाज क्या कर सकते हैं, तो अम्ल हो गया, क्या हो गया है, अम्ल। अगर अम्ल के साथ हम क्या मिला दें, क्षार। कैसा क्षार, प्रबल क्षार नहीं, दुर्बल क्षार मिला दें तो क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उदासीनीकरण अभिक्रिया होने से इसका प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम क्या करते हैं, दंत मंजन का यूज करते हैं, और दंत मंजन कैसा लेते हैं, थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का ले लेंगे, क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन ले लेंगे, कोलगेट कर लेंगे, और कोलगेट है वो जो अम्ल ज्यादा हुआ है उसको कम कर देगी, और कम करने से अपने दांत है वो बच जाएंगे। तो दंत क्षय है वो भी किस पे डिपेंड करता है, ये भी अपने पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है। नॉर्मली अपने वर्षा जल की पीएच कितनी होती है, वर्षा जल, तो वर्षा जल कैसा होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन अगर वर्षा जल का पीएच वैल्यू है वो 5.6 से क्या हो जाए, कम, 5.6 से कम होते ही ये पानी कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और यही अम्लीय पानी जब बारिश के रूप में नीचे गिरेगा तब उसे क्या कहा जाएगा, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, अम्लीय वर्षा, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिड रेन। देखो कहा जाता है कि पहली बारिश में, कई बार अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि चमड़ी उतरने का संभावना रहती है। अब क्यों रहेगी, क्योंकि पहली बारिश में एनवायरनमेंट में कुछ पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण के कारण क्या हो सकती है, अम्लीय वर्षा हो सकती है। अम्लीय वर्षा कब होती है, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू, पीएच मान कितने से कम हो जाए, 5.6 से, और 5.6 से कम होते ही वर्षा है वो अम्ल बन जाएगा वहां पर, और अम्ल है जब वो गिरेगा नीचे बारिश के रूप में तब उसको अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। अब ये अम्ल बनता क्यों है, तो बनता है गैसों के कारण, और कौन सी गैसें है, तो 2 गैसें हैं, एक तो गैसें है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और दूसरी कौन सी है, NO2। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके बना लेती है H2SO4, कौन सा अम्ल बना देती है, सल्फ्यूरिक, और NO2 पानी से अभिक्रिया करके क्या बना देती है, HNO3, कौन सा अम्ल बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल, और ये बारिश के पानी में घुल जाता है और आ जाता है जमीन पर। जमीन पे आते ही
ये जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है, पादपों को नुकसान पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है जंतु और पादपों को नुकसान? क्योंकि जंतु और पादप है वो फिक्स पीएच परास के बीच में ही काम कर सकते हैं। कौन सी? 7 से लेकर 7.8 तक की। और ये क्या कर देता है? पीएच वैल्यू कम कर देता है, और कम करते ही हानि होती है। लेकिन एक जगह और ये हानि कर रहा है, और वो कर रहा है अपने किसको? ताजमहल को। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा में स्थित ताजमहल है। इस ताजमहल के नजदीक है, आगरा में के नजदीक एक है मथुरा, और मथुरा में बहुत सारी क्या है? रिफाइनरी। और उन रिफाइनरी से गैसें कौन सी निकलती हैं? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वायुमंडल में घुल के और किसका निर्माण कर देती है? अम्ल वर्षा का निर्माण कर देती है। और जब ये अम्ल वर्षा पड़ती है अपने ताजमहल के ऊपर, तो ताजमहल बना हुआ है श्वेत संगमरमर का। किसका बना हुआ है? श्वेत संगमरमर, मार्बल का बना हुआ है। संगमरमर मतलब मार्बल का, सफेद मार्बल का बना हुआ है। और इसके ऊपर पड़ते ही इस मार्बल का हो जाता है संक्षारण, और मार्बल का संक्षारण होकर ये श्वेत कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीले में। यानी कि सफेद कलर है वो किसमें परिवर्तित हो रहा है? पीले में। और पीले में हो रहा है तो ताजमहल है उसकी सुंदरता बिगड़ रही है, और मार्बल खराब होता जा रहा है। इसीलिए अम्ल वर्षा को एक और नाम लिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्बल कैंसर भी कहा जाता है। क्योंकि मार्बल है वो समाप्त हो जाती है, या मार्बल है वो संक्षारित हो जाती है, खराब होने लग जाती है। और श्वेत मार्बल है तो वो कन्वर्ट होके किसमें परिवर्तित हो जाती है? पीले कलर में। इसलिए ताजमहल की सुंदरता क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। वैसे ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? किसकी निशानी है? प्रेम की निशानी, प्यार की निशानी। और मुमताज की कब्र में कौन दफन है? मुमताज ही होगी, और किसको दफनाएंगे? ये कोई प्रश्न नहीं था, ऐसे ही लगातार पूछ लिया कि मुमताज की कब्र में कौन दफन है। वही कि श्रीमती जी ने कहा था अपने पति देव से कि तुम कैसे इंसान हो। एक शाहजहां थे जो कितना प्यार करते थे अपनी पत्नी से, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बना दिया। तो पति देव ने कहा था कि तुम क्या जानो मेरे प्यार के बारे में, हम भी आपके लिए ताजमहल बना देंगे, एक बार मर के तो देखो। तुम जिंदा हो तो कैसे? वो तो मरने के बाद ताजमहल बनाया था ना, पहले बना दिया था। हाँ, बाद में बनाया था ना। तो चलो भाई लिखो इसमें। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। सब्र राखो, धोनी वाला कोई होद लियो थारे लिए टाबर। हाँ ठीक है। हाँ, नौकरी लागो तो बस तो रिश्ता घणी आई पूछ ही घणाई, और नहीं लग गया तो बस बूढ़िया है बने थोड़ो करियो कर लो, देखो कोई होद लो हमारे लिए भी। हाँ, तो पीएच का दैनिक जीवन में महत्व लिखिए। पौधे व पशुओं का पीएच के प्रति संवेदनशीलता। पहला ये डालिए, पौधे व पशुओं का पीएच के प्रति संवेदनशीलता। और इसमें लिखिए पादप व जंतु, पादप व जंतुओं की जैविक, पादप व जंतुओं की जैविक क्रियाविधि एक निश्चित पीएच परास के मध्य होती है। एक निश्चित पीएच परास के मध्य होती है। एक निश्चित पीएच परास के मध्य, परास मतलब रेंज होती है, ठीक है। निश्चित पीएच परास के मध्य होती है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। अब पीएच में ज़्यादा परिवर्तन हुआ तो जंतुओं के लिए नुकसान होगा, तो ये यहाँ पर एडन वाक्य है, समझ जाओगे।
अगला लिखिए दूसरा दंत क्षय, टूथ डिके, दंत क्षय। इसमें लिखिए यदि मुंह का पीएच मान, यदि मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान मतलब लार का पीएच मान, ठीक है। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, कम हो जाए तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल, दांत का इनेमल घिसने लग जाता है, दांत का इनेमल घिसने लग जाता है, घिसने लग जाता है या टूटने लग जाता है, घिसने लग जाता है, जिसे दंत क्षरण कहते हैं, जिसे दंत क्षरण कहते हैं, जिसे दंत क्षरण कहते हैं। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अधिक अम्लीयता को, अगला पॉइंट है अधिक अम्लीयता को, अधिक अम्लीयता को दुर्बल क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करके, दुर्बल क्षारकीय, दुर्बल क्षारकीय दंत मंजन का प्रयोग करके उदासीन किया जाता है। अधिक अम्लीयता को दुर्बल क्षारकीय दंत मंजन, दुर्बल क्षारीय या क्षारकीय कुछ भी लिखो, दुर्बल क्षारकीय दंत मंजन, दंत मंजन का प्रयोग करके उदासीन किया जाता है, उदासीन किया जाता है। तो कुल मिला के कभी कभार अगर टोंटिया, भौरा या मधुमक्खी खा जाए और आपके पास प्राथमिक उपचार नहीं है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, कोलगेट का, या फिर आप जो किसका यूज कर सकते हैं, चूने का। चूना कौन सा, ये अपने ऐसे गणेश बनाते हैं ना, श्री गणेश, श्री गणेश नहीं, गणेश वाले जर्दा वाला चूना। वो कई बार क्या होता है, कोई इकट्ठे हो रखे यार, कोई जर्दा बनाने के लिए ताली पीटता है तो सारे ताली पीटने शुरू कर जाते हैं, ऐसे कई जगह वो वीडियो आते हैं ना। तो कुछ और अपने पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है जिनको हम कल कंटिन्यू करेंगे।